जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनौटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग मौजूद हैं यानी उपस्थित हैं अपने बायोलॉजी के क्लास में यानी जीव विज्ञान के पहले क्लास में। एक दिन बीच में गैप होने के कारण आज सैटरडे को दूसरा बायोलॉजी का क्लास होना था, लेकिन हम लोग पहले बायोलॉजी के क्लास में उपस्थित हैं। तो चलिए, वेलकम टू ऑल गाइज इन योर बायोलॉजी क्लासेज। तो जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करेंगे। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपने बायोलॉजी में मनुष्य का श्वसन तंत्र, यानी मनुष्य के श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, यानी विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेन इन ज्वाइंट इन द रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा पहला नासिका और दूसरा पढ़ा ट्रेकिया। अब पढ़ेंगे हम लोग लंग्स यानी फेफड़े, जो हमारे श्वसन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। फेफड़े होते क्या हैं? मैंने आपको बताया नासिका छिद्र या नासिका यानी जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, हवा को ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे ट्रेकियम पहुँचता है। ट्रेकिया के बाद हमारे दोनों फेफड़ों में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? दोनों फेफड़ों में, जो कि हमारे चेस्ट यानी वक्ष गुहा में स्थित होता है। ये स्पंजी गुलाबी आकार का थैले नुमा रचना होता है। जब हम हवा को खींचते हैं तो ये फैलता है, और जब छोड़ते हैं तो सिकुड़ता है। साथ साथ यही नहीं, इसमें बहुत प्रकार की नलियाँ होती हैं, श्वसनिकाएँ होती हैं, वायुकोश होते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग पूर्णतः डिटेल्स पढ़ेंगे। मैंने पीछे लिखा है इसके बारे में, मैं इसको समझाऊँगा। समझाने के बाद फिर आपका जो इसके बाद आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसको लिख के समझा दूंगा। फिर आपको डायग्राम के साथ अंत में आपका डायग्राम आएगा, डायग्राम आपको बनाना होगा। साथ साथ उस डायग्राम में जब मैं समझाऊंगा तो आपकी क्लियरिटी एकदम 100% हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग फेफड़े के बारे में पढ़ते हैं। फेफड़ा ये हमारा तीसरा पॉइंट है। मैंने पहला और दूसरा पार्ट 1 में पढ़ाया है, यानी आप पीछे वाली वीडियो मनुष्य का श्वसन तंत्र देख लीजिएगा, उसमें आपके 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ये तीसरा और फाइनल पॉइंट है। फेफड़े मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़े 2 स्पंजी गुलाबी थैली नुमा रचना है जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होते हैं। प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। फेफड़ा तथा प्लूरा के बीच म्यूकस जैसा चिकना तरल आवरण होता है जो फेफड़े को फैलने तथा सिकुड़ने में वापस लौटने के समय घर्षण को उसके कम करता है, यानी फ्रिक्शन को कम कर देता है। नहीं तो यदि घर्षण ज़्यादा होगा तो वो फैलते या सिकुड़ते समय क्या होता है, वो ज़्यादा घर्षण होने के कारण उससे ब्लड आने लगेगा। जैसा म्यूरल जैसा चिकना तरल पदार्थ पाया जाता है जो फेफड़े को फैलने तथा वास्तविक रूप में लौटने से होने वाले घर्षण को कम करता है। फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वसनिका फिर पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। जो ट्रेकिया से श्वसनिकाएँ आती हैं, जब फेफड़े में पहुंचती हैं तो वो क्या होती है, बहुत सारी शाखाओं में यानी ब्रांचेज में क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, जिन्हें वायु कोशिका वाहिनियाँ कहते हैं। ये वाहिनियाँ अनेक छोटे छोटे वायुकोश या एल्वियोलाई में खुलती हैं। मनुष्य में दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 3 × 10⁸ वायुकोश पाए जाते हैं। इस तरह मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होता है। एक छोटे से फेफड़े में गैसों के आदान प्रदान के लिए कितना जगह होता है? 400 से 800 वर्ग फीट होता है। तो सोचिए कि किस प्रकार से हमारी बॉडी की रचना की गई है, किस प्रकार से गॉड ने हमारे शरीर को बनाया है। जो ट्रेकिया से श्वसनिकाएँ आती है वो छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती हैं, ब्रांचेज बनाती हैं, और ब्रांचेज बनाने के बाद ताकि वायुकोश का निर्माण हो सके या वायुकोश में ज़्यादा से ज़्यादा वायु को भरा जा सके, ताकि हमारे श्वसन की क्रिया के समय हमारा श्वसन जो है पूर्णतः अच्छी तरह से हो सके। तो ये जो होती है छोटे छोटे वायुकोश कितने होते हैं? 3 × 10⁸ वायुकोश होते हैं। और हमारे फेफड़े में गैसों के आदान प्रदान के लिए कम से कम
400 से 8000 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होती है, जगह उपलब्ध होती है। ये रहा हमारा मनुष्य का श्वसन तंत्र का अंतिम पॉइंट यानी फेफड़ा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इंग्लिश, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें लिख के समझा देता हूँ। चलिए, हम लोगों ने हिंदी में इसको समझ लिया कि हमारे लंग्स यानी फेफड़े क्या होते हैं। चलिए अब इसको हम लोग अब इंग्लिश में समझेंगे, यानी इंग्लिश मीडियम में CBSE वालों के लिए है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग इसको समझते हैं। फेफड़े यानी लंग्स आर लोकेटेड इन द ह्यूमन चेस्ट कैविटी। मैंने बताया ये हमारी वक्ष गुहा में यानी हमारे चेस्ट सीने के ठीक नीचे स्थित होता है। क्या? फेफड़ा। लंग्स आर टू स्पॉन्जी पिंक सेक लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन प्यूरल कैविटी ऑन ईच साइड ऑफ हार्ट। ये हमारे हृदय के दोनों तरफ गुलाबी स्पंजी थैले नुमा रचना होती है जो प्लूरल गुहा में स्थित होती है। अराउंड द प्लूरल कैविटी देयर इज ए थिन कवरिंग ऑफ ए प्लूरल मेम्ब्रेन कॉल्ड ए प्रीटल प्लूरा। हम लोग के पेरेटाइल प्लूरा यानी हमारे फेफड़ों पर क्या होता है कि एक प्लूरल मेम्ब्रेन से पतला आवरण होता है जो कि इसको चारों तरफ से ढका हुआ होता है, जिसे हम पेरेटाइल प्लूरा के नाम से जानते हैं। इसका कार्य क्या होता है? रिड्यूस फ्रिक्शन काउज बाय एक्सपेंशन एंड थिन रिटर्न टू ओरिजिनल फॉर्म। ये फैलने तथा सिकुड़ने के बाद जब अपने वास्तविक रूप में आता है तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन का जो पतला चिकना सतह होता है वो इसके घर्षण को कम करता है। क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है। Inside the lungs, each alveolus then the divide into the thin branches called the air sacs. ये क्या होता है कि जिस तरह से श्वसनिकाएं हमारे फेफड़े में आती हैं तो वो डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती हैं और बहुत तरह की छोटी छोटी पतली श्वसनिकाओं का निर्माण, वायु कोश का निर्माण करती हैं। These vessels open into many small air sacs. ये जो होती हैं पतली पतली शाखाएं, जो श्वसनिकाओं की शाखाएं होती है, ये वायु कोशों में खुलती हैं। In human about 3 × 10⁸ such air sacs are found in the lungs. ये फेफड़े में कम से कम 3 × 10⁸ के बराबर वायु कोश हमारे फेफड़े में उपस्थित होते हैं। In this way, the respiratory gases in the human lungs 400 to 800 square feet of space is available for exchange of। और श्वसन के गैसों के आदान प्रदान के लिए हमारे फेफड़ों में कम से कम 400 से 8000 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होता है या कराता है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का थर्ड पॉइंट था और इसी के साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। यानी आप लोग अभी तक मनुष्य के श्वसन तंत्र को पढ़ रहे थे, जिसका पहला पार्ट आपने 2 पॉइंट पढ़ा था, ये तीसरा पार्ट था, ये क्लियर हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप लोगों का डायग्राम आएगा वीडियो में। डायग्राम के साथ मैं पूर्णतः फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट यानी तीनों पॉइंट को मैं समझा दूंगा। समझाने के बाद आपकी क्लियरिटी हो जाएगी और फिर हम अगले क्लास की ओर अगले दिन मिलेंगे। तो चलिए हम लोग अब डायग्राम वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है और चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो अंग हैं उसका ये डायग्राम है। मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया है, अब देखेंगे हम लोग इसके डायग्राम को समझेंगे। मैंने आपको पढ़ाया पहला नासिका यानी नोजल कैविटी। तो ये जो देख रहे हैं जहाँ पे आपको ब्लू कलर का चिन्ह दिखाई देगा, वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। ये लोग आप समझने की कोशिश कीजिएगा। नासिका छिद्र है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे
वेजिटेबल ऑफ द नोज, यानी दैट मीन्स यहाँ जो नासिका छिद्र है यहाँ से हम लोग हवा को ग्रहण करते हैं। हवा को जब ग्रहण करते हैं तो देखिए नेजल ट्रिब्यूनेट यानी नासिका बेस में यहाँ से एक माध्यम से क्या होता है, वायु हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अब देखिए मैंने आपको ओरल कैविटी, ये हमारा मुंह हो गया। उसके बाद सीधे आता है फेरेंक्स यानी ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद हमारा स्वर यंत्र होता है। मैंने आपको लेरेंक्स के बारे में भी पढ़ाया और फेरेंक्स के भी बारे में भी पढ़ाया है। ये आपकी ग्रसनी हो गई, यानी नासिका बेस्म के एक छिद्र द्वारा वायु हमारे ग्रसनी और लेरेंक्स यानी स्वर यंत्र तक पहुंचता है। उसके बाद हमारी आती है, तब हमारी शुरू होती है श्वास नली यानी ट्रैकिया। ये देखिए आपका ट्रैकिया है जो कि यहाँ तक पहुँचती है। मैंने आपको बताया कि श्वास नली यानी ट्रैकिया में जो होता है वहाँ से ब्रांचेज बनती है। यहाँ पे फैलाव और सिकुड़ापन होता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हवा इसमें पहुँचती है, ये जो है नली, इसमें सिकुड़ापन और फैलाव होने लगता है। इसके बाद आकर ये प्राइमरी ब्रांचेज यानी प्राथमिक शाखाओं में, वायु शाखे श्वसनिकाओं में ये क्या होती है, विभक्त हो जाती है। विभक्त होने के बाद फिर यहाँ पर सेकेंडरी में आती हैं, यानी द्वितीय शाखित जो श्वसनिकाएँ हैं उसमें पहुँचती है। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे थर्ड में और अपने ब्रांचेज को बढ़ाती है। लेकिन ये देखिए मैंने क्या बताया, जब ट्रेकिया यानी स्वर यंत्र में ये आती है, ट्रेकिया यानी श्वास नली में जब आती है तो वायु जो है यहाँ संकुचनदार जो पाइप नुमा एक रचना होती है। लेकिन ये अपने आप को मैंने क्या लिखवाया, फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है, ये देखिए हमारा फेफड़ा है दोनों तरफ, ये हमारे हार्ट के बगल में होता है। गुलाबी नुमा एक थैली नुमा रचना है जो हमारे चेस्ट के ठीक नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हमारे चेस्ट के ठीक नीचे। मैंने क्या बताया, श्वसनिकाएँ जैसे ही फेफड़े में आती हैं तो ये अपने आप को शाखित कर लेती हैं। और देखिए शाखित करने के बाद जो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे झुर्रीदार रचना, ये वायु कोश है। इनमें बहुत सारे वायु कोशों का निर्माण करती है। कहाँ पर, फेफड़े में। तो याद रखिएगा हमेशा कि जैसे ही श्वास नली से वायु आती है तो ये क्या करती है, फेफड़े में आकर अपने आप को शाखित करती है। अपनी टहनियों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचों फॉर्मेट अ न्यू ब्रांचेज इन आवर लंग्स। तो ये जो है आने के बाद अपने ब्रांचेज को क्या करती हैं, काफ़ी बढ़ाती हैं। ये हमारे लंग्स में क्या मैंने आपको बताया कि प्लूरा मेम्ब्रेन का एक आवरण होता है। जब देखिए हवा आई, हवा आने के बाद देखिए ये है श्वसन शाखाएँ, इसके द्वारा फिर ये क्या होती है, रिटर्न होती है इसी माध्यम से, और नासिका बेस्म के दूसरे छिद्र से वायु बाहर निकल जाती है। हम लोगों के नासिका में 2 छिद्र होती है। आप लोग कभी अनुमान लगा के देखिएगा, एक से हम लोग हवा को खींचते हैं और एक से छोड़ते हैं। तो ये एक चक्र चलता है, साइकिल चलता है, रेस्पिरेटरी साइकिल जिसको बोलता है, श्वसन चक्र जिसको बोला जाता है। एक छिद्र द्वारा हम वायु को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद ये हमारे पहले फेफड़े में आती है और फिर यह श्वसन शाखाओं के द्वारा दूसरे फेफड़े से होकर फिर दूसरे छिद्र द्वारा बाहर निकल जाती हैं। इसमें देखिए लोअर एंड द इंटीरियर लॉब्स, ये निचला भाग है, और ये देखिए अपर और सुपीरियर लॉब, ये जो है इसका ऊपर वाला भाग है। हॉरिजेंटल फीसर, ये देखिए जो डिवाइड करता है हमारे फेफड़े को, इसी को हॉरिजेंटल फीसर बोला जाता है। तो ये आपका डायग्राम है। और मैंने आपको 3 बेसिक मैंने पढ़ाया था। पहला नासिका या नासिका छिद्र, दूसरा पढ़ाया था ट्रेकिया या श्वास नली, और तीसरा मैंने पढ़ाया था आपके लंग्स। मैं लिख भी देता हूँ। थर्ड ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 1। ये आपका डायग्राम मैंने 3 पॉइंट के बारे में बात किया, इसको आपको समझाया भी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को कहीं डाउट हो या कहीं ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अपने केमिस्ट्री के क्लासेज में सोमवार को। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद। सभी का सम्मान कीजिए और अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं इसको मिटा देता हूँ और मिटाने के बाद आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा।
ये रहा आप लोगों का डायग्राम बना लीजिएगा। और डायग्राम बनाने के बाद उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट आप लोगों के करते ही फिर से मैं एक बार इस डायग्राम को समझाने की अच्छी तरह से कोशिश करूँगा। इसको नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। और साथ साथ जो भी आपका मैं बताया था प्ले लिस्ट आपका क्रिएट हो जाएगा, यानी सोमवार से आपका प्ले लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। जहाँ पर आप फिजिक्स का क्लास देखना चाहेंगे तो सिर्फ फिजिक्स का ही देखेंगे, बायो का देखना चाहेंगे तो सिर्फ बायो का देखेंगे, और यदि आप लोग चाहेंगे कि सिर्फ केमिस्ट्री का मेरे को क्लास देखना है तो सिर्फ केमिस्ट्री की क्लासेज ही आप लोगों को दिखाई देगी। इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।